हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने एग्जाम गाइड क्वेश्चन एनालिसिस में। पहले मैं बता दूं कि आज इस टॉपिक में अपन जो अपना केंद्रीय सुरक्षा बल है, औद्योगिक सुरक्षा बल, उसके बारे में तथा ब्रिक्स जो कंट्रीज है और साथ ही में जो अपना नंदा देवी शिखर सम्मेलन है, इन तीन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। और जो अपनी क्वेश्चन है जो अपन रोज डिस्कस करते हैं उनके बारे में तो देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइबर कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? दोस्तों हाल ही में एक सूचकांक जारी किया गया, जलवायु प्रदर्शन परिवर्तन सूचकांक, जो अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इस सूचकांक इसको ध्यान में रखते हुए एक सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत 7वें नंबर पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला चीफ कौन बनी है? दोस्तों बताइए, जो अपना सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है उसकी पहली महिला चीफ हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों अपनी जो नीना सिंह है, नीना सिंह को पहली जो महिला चीफ है वो बनाया गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की। इस तरह आप देख सकते हैं कि जो अपना सिक्योरिटी क्षेत्र है भारत का फोर्स है, उसमें महिलाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को समाज में एक उच्च दायरा प्रदान कर रही हैं। बात करते हैं अपन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा फोर्स के बारे में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों यह एक अर्धसैनिक बल है। यह केवल 3 बटालियनों की संख्या के साथ कुछ संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को समय की सुरक्षा कवर उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और यह बना था 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों तब से यह बल है वो प्रमुख बहुकुशल संगठन के रूप में विकसित हुआ है। यह बल देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थान है उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों अपना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, यह सुरक्षा कवच प्रदान करता है। ये आणविक प्रतिष्ठान हो गए अपने जो, इसके अलावा अंतरिक्ष अधिष्ठान, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ऊर्जा संयंत्र आदि सहित जो देश की अति संवेदनशील जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित सुविधाएं हैं, भारत की जो अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं, अड्डे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ऊर्जा संयंत्र, आणविक संयंत्र आदि को यह सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है, सुरक्षा प्रदान करता है इनको। इसके अलावा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, प्रतिष्ठित विरासत स्मारक और जो अपना दिल्ली मेट्रो है इसको भी संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों पूछ लिया गया था अपने एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दिल्ली मेट्रो सुरक्षा है उसको सुरक्षा कौन प्रोवाइड करवाता है? तो अपना जो औद्योगिक सुरक्षा बल है उसके द्वारा जो अपना दिल्ली मेट्रो इसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही ध्यान रखना, जो अपने सरकारी भवन है जैसे अपना संसद हो गया और जो अपनी विरासत स्थल है जैसे कि अपना अशोक स्मारक हो गया और अपना जो लाल किला है, कुतुब मीनार है आदि जो विरासत स्थल है उनको जो अपना औद्योगिक सुरक्षा फोर्स है वो सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है, इनका संरक्षण करता है। साथ ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पास एक विशिष्ट वीआईपी सुरक्षा होती है। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जैसे अपने प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए आदि को ये 24 घंटे सुरक्षा प्रोवाइड भी करवाती है। तो ये अपने जाना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बारे में। अपना अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है? तो दोस्तों बताइए, भारत में जो बिजली की समस्या है, भारत मुख्य रूप से जो बिजली उत्पादन करता है वो कोयले से करता है, जिसके कारण अपने यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और भारत में जो बिजली की कमी आती है उसको फुलफिल करने के लिए भारत अगले 10 साल तक 10,000 मेगावाट बिजली है वो आयात करेगा। इसलिए भारत ने एक बड़ा समझौता किया है और वो किया है नेपाल के साथ। ठीक है, नेपाल से भारत बहुत ज्यादा बिजली आयात करता है और ये समझौता नेपाल के साथ भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिक्स से सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया है? दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें सहमति मिल गई थी कि इन कुछ देशों को अपना सदस्य बनाएंगे, लेकिन मिलने के बावजूद भी, सहमति मिलने के बावजूद भी, जो अपना अर्जेंटीना है, हाल ही में क्या हुआ था कि अर्जेंटीना में इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन होने के बाद में यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो जो नए वहाँ के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए मना कर दिया। उनका कहना था कि जो ब्रिक्स है वो चीन का एक प्रोपेगेंडा है। इस तरह उन्होंने बात करके और ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। हाल ही में ब्रिक्स का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें कुछ देशों को इसमें शामिल करने की बात कही गई थी। ठीक है, तो दोस्तों, इसके परिचय के बारे में बात करें, आखिर ब्रिक्स है क्या? तो ब्रिक्स है वो विश्व की अग्रणी जो उभरती हुई इकोनॉमी है, जो डेवलप अर्थव्यवस्था है, उनका संक्षिप्त एक रूप है। इसके सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2001 में जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, एक जिम ओनिलन, जिम ने क्या किया कि जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की जो 4 उभरती हुई इकोनॉमी है, उनका वर्णन किया और उन्हें ब्रिक नाम दिया। क्या नाम दिया? ब्रिक नाम दिया। ब्रिक में थे ब्राजील, रूस, भारत और चीन। ठीक है, यहाँ से ब्रिक है वो निकल के, ये जो ब्रिक शब्द है वो निकल कर आया था। फिर दोस्तों 2006 में क्या हुआ, ब्रिक देशों के जो विदेश मंत्री थे, इन्होंने अपनी पहली बैठक की और औपचारिक रूप से यह संगठन सामने आया। दोस्तों दिसंबर 2010 में इसमें क्या हुआ कि जो अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, वो भी इसमें शामिल हो गया और ये ब्रिक से ब्रिक्स बन गया। ठीक है, जब 2006 में इसकी पहली बैठक हुई थी तो इसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना शामिल थे और 2010 में इसमें इनके साथ दक्षिणी अफ्रीका भी शामिल हो गया। इस तरह ये ब्रिक से ब्रिक्स बन गया। दोस्तों ब्रिक्स के हिस्से की बात करें कि विश्व में ये अपना क्या कुछ योगदान रखता है। ये जो विश्व की जो 5 लार्जेस्ट जो विकासशील देशों की जो वैश्विक आबादी है, उसका ये लगभग 41% पार्टिसिपेट करता है। अर्थात वैश्विक आबादी, जितने भी विश्व में आबादी है, उनकी 41% ब्रिक्स देशों में रहती है। साथ ही ये जो वैश्विक जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 24% योगदान देता है और जो वर्ल्ड ट्रेड होता है, जो विश्व व्यापार होता है, उसमें यह 16% भागीदारी निभाता है। दोस्तों इसकी अध्यक्षता की बात करें तो फोरम की अध्यक्षता है वो ब्रिक्स के अनुसार होती है, जैसे कि प्रतिवर्ष इनकी चेंज होती रहती है सदस्यों के अंदर। जैसे इस बार जो इसकी अध्यक्षता है वो भारत ने की थी, तो अब नेक्स्ट बार कौन करेगा? चाइना करेगा। फिर उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका करेगा। ऐसे हर साल इनकी जो सदस्यता है वो परिवर्तित होती रहती है। दोस्तों वर्ष 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। ब्रिक्स की प्रमुख पहलों के बारे में बात करें कि ब्रिक्स ने क्या क्या कुछ काम किए, उनके द्वारा कुछ इनिशिएटिव चलाए गए हैं, उनके बारे में बात करें तो दोस्तों ब्रिक्स का एक जो बहुत ही बड़ा काम है, उन्होंने क्या किया कि जो अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना की। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ब्रिक्स का 4था शिखर सम्मेलन। इस दौरान जो विकासशील देश थे, उन्होंने बुनियादी ढांचा और जो सतत विकास परियोजना होती है, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए, उन्हें सहायता प्रोवाइड करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, सॉरी स्थापना नहीं की गई थी, इस दौरान क्या था, विचार किया गया था कि हम एक ऐसा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे। विचार कब किया गया था? 2012 में, चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। फिर जब इसका 2014 में 6ठा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ब्राजील के फोर्टलेजा में, वहां पर जो ब्रिक्स नेताओं ने जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना करके हस्ताक्षर किए। अर्थात बात हुई थी 2012 में नई दिल्ली में और ये बना था 2014 में ब्राजील का जो फोर्टलेजा घोषणा पत्र है उसके थ्रू न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स कंट्रीज ने की थी। दोस्तों फोर्टालेजा घोषणा में कहा गया है कि ब्रिक्स जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ब्रिक्स देशों के बीच में सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षीय तथा जो क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करेगा, जो कि स्थायित्व और संतुलित विकास में योगदान देगा। दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक के संचालन के प्रमुख क्षेत्र हैं स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सिंचाई,
स्थायी शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच में आर्थिक सहयोग, ये इसके प्रमुख संचालन क्षेत्र हैं। दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो सभी सदस्य देशों के समान अधिकारों के साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्श तंत्र के रूप में भी काम करता है, अर्थात ये एडवाइस भी प्रदान करता है। इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वो संघई में है। संघई कहाँ है? अपनी चीन में स्थित है। दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने अब तक 70 बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को मजबूती प्रदान की है। अगली बात करें कि जो अपना ब्रिक्स है उसने एक आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की भी स्थापना की है, कॉन्टिनेंट रिजर्व एग्रीमेंट की। दोस्तों, वैश्विक वित्तीय संकट की संभावनाओं के मद्देनजर ब्रिक्स राष्ट्रों ने क्या किया, वर्ष 2014 में जो इनका छठा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था फोर्टालेजा घोषणा के दौरान, इन्होंने ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था बनाने की सहमति जताई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य है भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को कम करना तथा वित्तीय स्थिरता है उसको मजबूत करने में मदद करना। जो वित्तीय विनियमन है उनके सदस्यों को अल्पकाल के लिए जो मौद्रिक सहायता है वो प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जो ऋण है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों, ये इसकी जो प्रारंभिक क्षमता है वो $100 बिलियन के आसपास है। आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था है वो वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट को मजबूत करने और मौजूदा जो वित्तीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है उनको मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा दोस्तों, ब्रिक्स ने सीमा शुल्क समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, परिवहन के समन्वय तथा सुगमता के लिए सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का परीक्षण किया है ब्रिक्स देशों ने। दोस्तों, अगस्त 2021 में 5 अंतरिक्ष एजेंसियों ने ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तारामंडल के सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, ये तारामंडल सहयोग है वो 6 मौजूदा उपग्रह से बना है, जिसमें गाओ फैन 6 और जुआन 302 ये चीन द्वारा विकसित किए गए हैं। इसके अलावा CBERS-4 ये ब्राजील और चीन के द्वारा विकसित किए गए हैं। कानोपस 4 टाइप ये रूस के द्वारा विकसित किया गया है और रिसोर्सेट 2 और रिसोर्सेट 2A ये भारत के द्वारा विकसित किए गए सैटेलाइट है ब्रिक्स में। तो ये अपन ने चर्चा की ब्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बताओ, महिला आश्रम की स्थापना भीलवाड़ा में कहाँ की गई थी और किसने की थी? तो जो अपना नारायणी देवी वर्मा है, कौन? नारायणी देवी वर्मा, इन्होंने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, फड़के स्टूडियो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में है, जो कि मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? दोस्तों बताइए, अलाउद्दीन खिलजी है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हुआ था मध्यकालीन भारत में। जब इसने वारंगल पर आक्रमण किया था तो वारंगल पर शासन किसका था, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कौन थे वारंगल क्षेत्र में? तो दोस्तों, जो काकतिया राजवंश है वो वारंगल क्षेत्र में स्थित था जब अलाउद्दीन ने यहाँ पर अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों बताइए, पंजाब में शासन करने वाला एक हिंदू शाही राजवंश था। इसके संस्थापक कौन थे? दोस्तों, इसके संस्थापक थे कल्लर। कौन थे? कल्लर। नवा क्वेश्चन है, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? दोस्तों, जो शार्क मछली होती है उसमें बताइए किस तरीके की पूंछ पाई जाती है? उसमें विषम पाली पूंछ पाई जाती है। कैसी? विषम पाली। अपना अंतिम क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर सम्मेलन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताइए, नंदा देवी शिखर सम्मेलन अपने उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में से कहाँ लोकेटेड है? तो ये है अपने उत्तराखंड में। ये देख सकते हैं आप इस मैप में, ये अपना उत्तराखंड है, यहाँ पर नंदा देवी शिखर सम्मेलन आता है।
दोस्तों नंदा देवी पर्वत है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पर्वत है, और विश्व के हिसाब से ये 23वीं सबसे बड़ी पर्वत चोटी है। ठीक है दोस्तों, नंदा देवी से ऊंची चोटी है भारत की वो कंचनजंगा है, और कंचनजंगा के बाद में जो भारत की सबसे ऊंची चोटी आती है वो नंदा देवी चोटी आती है। दोस्तों नंदा देवी शिखर है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत का जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तरांचल राज्य है, उसके पूर्वी घाट में गौरी गंगा और पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच में स्थित है। ठीक है, किन घाटियों के बीच में स्थित है ये स्थित है गौरी गंगा और ऋषि गंगा। तो गौरी गंगा और ऋषि गंगा घाटी कहाँ है, ये अपने उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में। इनके बीच में जो अपना नंदा देवी शिखर है वो लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, इस चोटी को उत्तरांचल राज्य में मुख्य देवी के रूप में पूजा जाता है, जिसे नंदा देवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नंदा देवी मेसिफ है, उसके 2 छोर है, जिसमें दूसरा छोर है वो नंदा देवी ईस्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस शिखर सम्मेलन पर प्रथम अभियान है वो नोएल आडेल बिल टिलमेन ने सफलता यहाँ पर प्राप्त की थी। ये पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी घोषित किया गया। अगर आपको पूछ लिया जाए कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है, वो अपने उत्तरांचल में है, जो कि अपनी नंदा देवी शिखर सम्मेलन है उसके आसपास का क्षेत्र है। दोस्तों जो नंदा देवी नेशनल पार्क है उसे 1988 में 1988 में यूनेस्को की जो प्राकृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो नंदा देवी है वो अपना यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये ध्यान रखना। तो ये अपन ने चर्चा की नंदा देवी के बारे में, ये आप यहाँ पर आंसर की देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।